हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आचिफ शिव के यूट्यूब चैनल पे। तो हमने विजन की जो सीरीज स्टार्ट की थी, तो हम इस मंथ की इस टाइम पे सितंबर मंथ की जो हमारा मंथली मैगजीन है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। अभी यहाँ पे हम पार्ट 1 हमने प्रोवाइड करा दिया है, पार्ट 2 को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3 जो रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे रहेंगे उसको भी हम इस पार्ट्स में थर्ड पार्ट में डिस्कस करके सितंबर मंथ के जो भी मंथली मैगजीन है विजन आईएएस के हमारे, उस चीज़ को हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ द टाइम लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पे विजन को डिस्कस कर लिया, सॉरी पॉलिटी एंड गवर्नेंस डिस्कस कर लिया। यहाँ पे 2 टॉपिक्स हमने देखा था। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन हमारा हो चुका। उसके साथ फर्दर हम अब क्या करेंगे, इस वीडियो में हम इकोनॉमी को देखेंगे, साथ साथ सिक्योरिटी में जो हमारा एक टॉपिक है ड्रोन्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी, इसको देखेंगे। एंड आवर थर्ड टॉपिक इज इन्वायरमेंट। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मिशन मौसम के बारे में और ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। तो ओवरऑल इस लेक्चर में हम 6 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये 3 टॉपिक हो गए, एक यहाँ ड्रोन वाला हमने देखा और ये एक इन्वायरमेंट का, ठीक है, 2 टॉपिक। तो ओवरऑल हमारे 6 टॉपिक हो गए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट। तो ये रीजनल डिस्पैरिटी होती क्या चीज़ है, हमें इस चीज़ को देखना है सबसे पहले, ठीक। कि रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब क्या है। तो डिस्पैरिटी मेनली स्टैंड्स फॉर इनइक्वालिटी, ठीक है। क्या क्या इनइक्वालिटीज है डेवलपमेंटल स्टैंडर्ड्स में, हमारे कंट्री के रीजन्स टू रीजन किस तरीके से वहाँ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वैरी कर रही हैं। क्योंकि एक वाइज मैन ने कहा था बहुत पहले, आई डोंट रिमेंबर द नेम, कि इंडिया लिव्स इन मल्टीपल सेंचुरी एट द सेम टाइम। यानी कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जब आप ट्रैवल करोगे जाओगे, तो हर एक एरिया जो है इंडिया का वो डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे है, ठीक है। कोई जैसे साउदर्न जो रीजन्स है हमारे इंडिया के, पेनिनसुलर रीजन्स, वो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, वो हाईली डेवलप्ड स्टेट्स हैं, ठीक है। वेस्टर्न एरिया गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, ये लोग भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। वहीं आप नॉर्दर्न पार्ट में चले जाओ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, तो वहाँ लीस्ट डेवलपमेंट है। और नॉर्दर्न प्लेन्स जो हमारे, वहाँ पे मीडियम लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। तो इस तरीके से जो इंडिया है हमारा डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट में परसिस्ट करता है, ठीक। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि रीजनल डिस्पैरिटी किस तरीके से प्रिवेल कर रही है हमारे डेवलपमेंट में, हमारे कंट्री में, ठीक है। तो ये क्यों न्यूज़ में था, पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए ये टॉपिक है यहाँ पे, कि जो अभी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, जो कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, उसने अनइवन ग्रोथ इंडियन स्टेट्स में हो रहा है, इसको हाईलाइट किया, ठीक है। ईयर भी यहाँ पे लिया गया है, एक रेफरेंस ईयर 1960-61 से लेकर 2023-24 के बीच में जो जो स्टेट्स हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि सारे डिफरेंट जो इंडियन स्टेट्स हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे, यानी अनइवन डेवलपमेंट है। इवनली यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हर एक स्टेट में इक्वल लेवल पर नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है हमारे कंट्री में, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो पेपर, ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इसमें क्या हाइलाइट्स क्या लिए गया। तो सबसे पहले डिस्पैरिटी इन रिलेटिव पर कैपिटा इनकम। जो पर कैपिटा इनकम है डिफरेंट स्टेट्स में हमारे कंट्री के, उनके अंदर भी क्या है डिस्पैरिटी, यानी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि वेस्टर्न और साउदर्न रीजन्स जो है हमारे कंट्री के, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली हो गया अपने, ये तो एनसीआर रीजन हो गया हमारा, नेशनल कैपिटल रीजन, तो इस चीज़ को, इसका एग्जांपल यहाँ लिया गया। उसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटका, हरियाणा, जो इनका हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, ठीक है। दिल्ली का पर कैपिटा इनकम बताया जा रहा है, जो कंट्री का एवरेज है उसका 250% ज़्यादा है, ठीक है। यानी दिल्ली का पर कैपिटा इनकम अच्छा है। उसके साथ बताया जा रहा है कि वेस्ट बंगाल जो है उसमें डिक्लाइन हुआ, उसके वहाँ के लोगों के पर कैपिटा इनकम में क्या हुआ, डिक्लाइन देखने को मिला। और वहीं पे उड़ीसा में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उड़ीसा के लोगों का पर कैपिटा इनकम इंप्रूव हुआ है, कितने, 55%, जो था 2001 के अराउंड, वो चीज़ क्या हो गया, 88.5% हो गया 2023-24 में नेशनल एवरेज का, ठीक है। यानी एक बहुत अच्छा ये डेटा यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये चीज़ हमने देखा, इसको इससे हमें समझ में किस तरीके से उड़ीसा जो है डेवलप एरिया में जा रहा है और जो वेस्ट बंगाल है थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है, और वहीं पे वेस्टर्न और साउदर्न स्टेट्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं, पर कैपिटा इनकम को देख लिया हमने। अब जीडीपी कंट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। जो साउदर्न स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है, उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन में डोमिनेंस बना हुआ है, यानी वो ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उनका रीजनल लोकेशन भी उस तरीके से है। तो जीडीपी का देखें हम, तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, जो भी साउदर्न स्टेट्स हैं हमारे, उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अच्छा रहा। ओवरऑल 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा साउथ से आ रहा है। उसके बाद मैरीटाइम परफॉर्मेंस, जो मैरीटाइम स्टेट्स है उनका परफॉर्मेंस बेटर रहा है, क्योंकि उनके पास रीजनल कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है। फॉरेन एरिया से, वेस्टर्न कंट्रीज से, साउथ और जो भी डिफरेंट कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज से उनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा इन्हांस्ड है। उसके साथ साथ जो पंजाब और हरियाणा है वो भी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये चीज़ देखा जा रहा है, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि
बताया जा रहा है कि जो डाइवर्जेंस है बहुत एक डिफरेंट लेवल ऑफ दिख रहा है, वहाँ पे कोई कांस्टेंट डेवलपमेंट का ट्रेंड नहीं देखा जा रहा, वहाँ पे अलग अलग चीज़ों में डेवलपमेंट देखी जा रही है। तो वहाँ पे इसको एक डच इफेक्ट का नाम दिया गया। अब ये क्या है कि एक ऐसा टर्म है जहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट होता है वन सेक्टर का, और दूसरे सेक्टर का क्या होता है, डिक्लाइन होता है। जैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा लेवल पे क्या हो रहा है, बूम कर रहा है। तो हमने ये चीज़ देख लिया, ठीक है। और उसके अलावा जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या फिर अदर ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट थोड़ा स्लो है। तो किस तरीके से डाइवर्जिंग डेवलपमेंट ट्रेंड देखा गया है इस रिपोर्ट में, हमने इस चीज़ को एक देख लिया। अब फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण रीजनल लेवल पे हमें इतनी डाइवर्सिटी, डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है। सबसे पहले हिस्टोरिकल फैक्टर है कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी वो रिच एरियाज को ज़्यादा प्रमोट करती है, जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, क्योंकि ये रिच एरियाज थे, यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन थी जिनको चीप लेबर की तरह यूज़ किया जा सकता था। यहाँ से फॉरेन कनेक्टिविटी अच्छी थी क्योंकि ये कोस्टल एरियाज में लोकेटेड थे, तो यहाँ से वाटरवेज की इजली एक्सेसिबिलिटी थी, जिसके कारण ये एरियाज क्या इकोनॉमिक हब बनते चले गए उस टाइम पे कॉलोनियल पीरियड में, जिनका इनको एडवांटेज आज भी मिलता है। पर वहीं पे जो इंटरनल कंट्री स्टेट्स थे, हमारे लैंड लॉक्ड स्टेट्स थे, वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कम हुई, जिसके कारण उनको आज भी दे आर फार बिहाइंड द अदर डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ द कंट्री। अब जियोलॉजिकल फैक्टर भी है। अब जैसे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट टेरेन्स है, ठीक है, वहाँ पे रिलीफ्स है, माउंटेन्स है, ये सब चीज़ें, जिसके कारण वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, और वहाँ पे लोगों की एक्सेसिबिलिटी भी वहाँ पे पहुँचने की थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है लेस डेवलप्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट एडवर्स क्लाइमेट, जैसे बिहार और असम, ये सब रीजन है जहाँ पे फ्लड कॉन्स्टेंट आते रहते हैं, तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट के इशूज़ थोड़े ज़्यादा प्रिवेल करते हैं, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट थोड़ा रैपिड पेस पे नहीं हो पाता है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। अब इकोनॉमिक हमारा ये भी है कि बहुत सारे जो प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे लेस हमें क्या रिटर्न मिलता है, जिसकी वजह से जो स्टेट बहुत ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, दे आर कंपेरेटिवली पुअर कंपेयर टू द स्टेट विच आर डूइंग बेटर इन सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात का एग्जाम्पल ले, तो यहाँ पे लोगों का हाई पर कैपिटा इनकम है कंपेयर टू बिहार एंड यूपी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पर डिपेंडेंट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशिएंट है, क्योंकि पुअर ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग सर्विस, ये सारी चीज़ें जहाँ पे नहीं होंगी, अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, बैंकिंग सर्विसेज नहीं होंगी, तो वो एरिया क्या होगा, अंडर डेवलप्ड रीजन की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद गवर्नेंस भी एक इशू है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, कोई स्टेट्स में प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पा रही, या फिर वहाँ पे क्राइम ज़्यादा है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे, डेवलपमेंट एक्टिविटीज सही से प्रिवेल नहीं कर पाएंगे, इसी कारण बहुत सारा प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ता है, और वो ऑलमोस्ट क्या होती है, लेस डेवलप्ड एरियाज में आती है। या फिर पुअर मैकेनिज्म, प्लानिंग मैकेनिज्म सही से प्लान नहीं किया जा रहा है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, वहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं है, कंसिस्टेंट पावर सप्लाई नहीं हो, रिसोर्सेज इस्टेब्लिश नहीं हो, या फिर स्किल्ड लेबर फोर्स वहाँ पे नहीं हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, मेजर कंसर्न होता है उन स्टेट्स के लिए। तो जो भी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही हैं, प्रिवेल कर रही है, तो ऐसे स्टेट्स क्या लेस डेवलप्ड कैटेगरी में लाई करते हैं। उसके साथ अब हम देखते हैं कि इम्प्लीकेशन क्या क्या है रीजनल डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट में, क्या क्या इम्प्लीकेशन है इसके। तो सबसे पहला है सिक्योरिटी थ्रेट है यहाँ पे। जैसे नक्सलिज्म जो है जनरली कंसंट्रेटेड है एरियाज में जहाँ पे लार्ज डेवलपमेंटल डिफिसिट है। जहाँ पे नक्सलिज्म रहेगा वहाँ पे कंपनीज नहीं स्टैब्लिश होंगी, गवर्नमेंट के पॉलिसी सही से ग्राउंड लेवल पे नहीं रीच आउट कर पाएंगी, तो वो एरिया क्या होगा, लेस डेवलप्ड कैटेगरी में आएगा। पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन है, जहाँ पे डिफरेंट कोई एक पर्टिकुलर स्टेट्स है जहाँ पे डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, जहाँ पे क्या है उनका डिमांड है कि एक पर्टिकुलर स्टेट्स को यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाए, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज थोड़ी स्लो रहती हैं। उसके बाद माइग्रेशन, एक पर्टिकुलर एरिया जैसे यूपी बिहार से बहुत सारे जो लेबर से क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं महाराष्ट्र दिल्ली में, ठीक है, जिससे क्या होता है यूपी बिहार में मैन फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके साथ इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है, जो कि हमने डिस्कस किया था, प्योर वाटर नहीं है, क्लीन एयर नहीं है, नॉइज पॉल्यूशन है, ठीक है, और क्लाइमेट एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है। तो ऐसे ऐसे एरियाज में ये सारे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं। उसके साथ गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने के लिए, अब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक प्लान स्टार्ट किया था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करना है जो लेस डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनको प्रमोट करना है। ऐसे 112 मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स है उसको क्या करना है, एम था गवर्नमेंट का क्विकली ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि वो अच्छे लेवल पे क्या हो सके, डेवलपमेंट क्या कर सके, विटनेस कर सके। उसके साथ ब्लॉक प्रोग्राम भी था, यानी ब्लॉक लेवल पे भी इंप्रूवमेंट करेंगे। 500 ब्लॉक्स सेलेक्ट किए गए थे ऑलमोस्ट 27 स्टेट्स एंड 4 यूटीज में। उसके साथ वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, जिससे क्या हो, ग्रास रूट लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ रिलायंस हम प्रमोट कर पाएंगे। यानी जो लोअर लेवल पे एमएसएमईज हैं, ठीक है, इन सबको हम प्रमोट करेंगे, और क्या करेंगे, जो लोअर लेवल पे स्टार्टअप इकोसिस्टम उसको हम बिल्ड करेंगे, ताकि ज़्यादा जॉब गिवर एंड जॉब प्रोवाइडर क्रिएट हो, जिससे ज़्यादा क्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट की
प्रॉब्लम को हम क्या कर सके, फिक्स कर सके। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सके, ज़्यादा इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए बेनिफिशियरीज को। उसके साथ साथ आशा वर्कर्स हमने बनाया, जहाँ पे जननी सुरक्षा योजना को हमने क्या क्या इनिशिएट किया, जहाँ पे लो परफॉर्मिंग स्टेट्स थे उनके वहाँ पे क्या एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया जहाँ से लोग को क्या कर सके, अपने सर्विसेज को अवेल कर सके। उसके बाद बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया कि जो मेनली बाइफोकेटेड एरियाज है, बॉर्डर एरियाज है, जहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थोड़ी स्लो रहती हैं, तो ऐसे एरियाज में क्या करना, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को क्या करना, एक्सेलरेट करना। ये सारे इनिशिएटिव्स को क्या किया, हमने स्टार्ट किया। अब क्या हो सकता है हमारा वे फॉरवर्ड, किस तरीके से हम इस चीज़ को डील कर सकते हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम प्रिवेल कर रहे हैं, हम किस तरीके से निपट सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक अप्रोच डिसाइड करना पड़ेगा, एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, किस तरीके से हमें इन सारी चीज़ों को परस्यू करना है, कैसे कौन से एरियाज है, डिफरेंट एरियाज, और एरिया सेंट्रिक अप्रोच। हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत है लैंड मास के लेवल पे, ठीक है, कहीं हिल्स है, कहीं रिवर्स है, कहीं डेजर्ट्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, तो उस एरिया के अकॉर्डिंग हमें प्लान का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। फिर परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग करना पड़ेगा, फंडिंग चाहिए हमें, गुड गवर्नेंस इंश्योर करना पड़ेगा बैकवर्ड स्टेट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंश्योर करना पड़ेगा, और सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो पीछे है, जो डाउनवर्ड कैटेगरी में लाई कर रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें अपलिफ्ट करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों से क्या कर सकते हैं, रीजनल डिस्पैरिटी को हम क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म होता है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया, रीजनल डिस्पैरिटी हमारे यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको डिस्कस कर लिया कि क्या होता है रीजनल डिस्पैरिटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मिडिल इनकम ट्रैप। हम देखते हैं कि मिडिल इनकम ट्रैप है क्या चीज़, ठीक है। हमारा मेन यहाँ पे फोकस इस चीज़ पे होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिडिल इनकम होता क्या चीज़। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों आया ये टर्म। तो ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट द मिडिल इनकम, अकॉर्डिंग टू विच वेरियस कंट्रीज, इंडिया के साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो रिस्क ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप में फॉलिंग के रिस्क पे, यानी इंडिया ऐसे कंट्रीज के कैटेगरी में लाई करता है जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है कि वो कंट्री क्या करेगी, फॉल करेगी किस चीज़ में, मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके लिए डेटा थे जो इसको आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए। यहाँ बताया जा रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 108 कंट्रीज है जिसको हम मिडिल इनकम कंट्रीज में कैटेगराइज कर सकते हैं एट द एंड ऑफ 2023, ठीक है। इसमें से ओनली 13 जो मिडिल इनकम कंट्रीज है जहाँ पे हम क्या मैनेज कर पा रहे हैं हाई इनकम स्टेटस सिंस 1990, ठीक है। 75% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कहाँ रहता है, इस मिडिल इनकम एरियाज में रहता है, मिडिल इनकम कंट्रीज में रहता है। और 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस ये मिडिल इनकम कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर रही है। तो आपको ये डेटा से समझ में आ जाना चाहिए कि ये मिडिल इनकम कंट्रीज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो इनका प्रॉब्लम इनके सामने आ चुका है, तो इस चीज़ को कैसे हमें डील करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि मिडिल इनकम ट्रैप होता क्या है। तो एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे रैपिडली ग्रोइंग जो इकॉनमी होती है स्टैग्नेट कर जाती है एट मिडिल इनकम लेवल, ठीक है, और फेल कर जाती है हाई इनकम कंट्रीज के कैटेगरी में लाई करने के लिए। यानी कोई पुअर कंट्रीज थी, ठीक है, वो डेवलपमेंट करके मिडिल लेवल पे रीच कर गई, ठीक है, पर अब क्या हो रहा है, उनकी इकॉनमी यहीं पे स्टैग्नेट कर गई, इससे ऊपर ये बढ़ नहीं पा रहे जहाँ पे हम गुड इनकम कंट्रीज या फिर हाई इनकम कंट्रीज वाले कैटेगरी में इनको क्या कर सके, कैटेगराइज कर सके। तो ये चीज़ हम नहीं डील कर पा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो रही है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को डील करने की ज़रूरत है। अब हमें बताया जा रहा है कि इंडिया किस तरीके से यहाँ लाई करता है इस कैटेगरी में। व्हाट मेक्स इंडिया वल्नरेबल टू मिडिल इनकम ट्रैप, इंडिया के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसके कारण इंडिया मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकता है। सबसे पहले स्किल गैप है, अनटैप्ड ह्यूमन कैपिटल। इंडिया का पॉपुलेशन वर्ल्ड का ऑलमोस्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में लाई करता है इंडिया, जहाँ पे यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, यूथ पॉपुलेशन तो है, पर यहाँ पे स्किल गैप है, यहाँ पे स्किल्ड लोग नहीं है, स्किल्ड लेबर फोर्स हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि ओनली 51% जो ग्रेजुएट्स है वो एम्प्लॉयबल हैं, ठीक है। यानी अगर 100 लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनमें से सिर्फ 51%, 51 लोग ही हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड ओनली 2.3% ऑफ द वर्क फोर्स इन इंडिया हैज़ अंडरगॉन फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग, और सिर्फ 2.3% जो वर्क फोर्स है इंडिया में उसको फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई है, फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग, जिसके बेसिस पे वो कोई स्किल्ड एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ इंडिया का इनोवेशन कैपेबिलिटी में इंडिया लैक करता है। जैसे R&D इन्वेस्टमेंट कम है इंडिया का, ठीक है, जितना GDP उसका सिर्फ 0.64% ही हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पे चाइना 2.4% इन्वेस्ट करता है अपने GDP का, और USA ऑलमोस्ट 3.5%। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक रेशियो, बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस आता है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी इनोवेशन R&D जो है ये चीज़ सही से डेवलप नहीं हो पा रही और स्किल गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इकॉनमी हमारी ऑलरेडी ऑब्वियस बात है कि डाउनफॉल करेगी, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटी राइज कर रही है। इंडिया के जो टॉप 1% है उनके पास 22% के अराउंड क्या इनकम है, ठीक है, जो लो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का है एंड मे गिव राइज टू सोशल टेंशन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विच है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। लो टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का है, इसके तरीके से क्या होगा, इससे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ पे। उसके साथ साथ
स्टैग्नेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, अब वो स्टैग्नेट हो चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेवल पे वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि इंडिया लीप फ्रॉग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर। इंडिया में क्या हुआ कि सबसे पहले ज़्यादातर लोग क्या थे, प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंट थे। अब क्या हो रहा है कि प्राइमरी सेक्टर से दे आर डायरेक्टली ट्रांसफरिंग इनटू टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, उसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे मार्जिनल ग्रोथ नहीं देखने को मिला। डायरेक्टली यहाँ पे प्राइमरी टू हमने टर्शियरी में शिफ्ट कर लिया, जिससे क्या हो गया, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था लेस डेवलप रहा, ठीक है। बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग शेयर इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है जनरली रिमेंड बिलो 20%। इसका आउटपुट सिर्फ 20% और उससे कम ही रहा है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या हो गई, उत्पन्न हो गई एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जहाँ पे हमें 4 वर्कर की जरूरत है, वहाँ पे 8 वर्कर काम कर रहे हैं, यानी ये 4 वर्कर किसी और सेक्टर में काम करते तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होता, पर ये सारे लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में क्या है, इंगेज हैं। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया। तो ज़्यादातर लोग या तो प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयबल है या फिर टर्शियरी सेक्टर में, जिससे क्या हो रहा है, स्किल्ड लेबर फोर्स नहीं क्रिएट हो रहा है हमारा। यहाँ पे हम कैसे रिलेट कर रहे हैं आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ कंटेम्प्रेरी ग्लोबल हेडविंड्स, जो हमारी कंट्री है, जो हमारा फॉरेन ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, ये भी डेंजर में, क्योंकि हमारे आसपास जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत राइज कर रहे हैं। ये किस तरीके से जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। उसके साथ ही हमारा एक्सटर्नल डेट इंक्रीज कर रहा है और क्लाइमेट एक्शन में भी हम लैग कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सामने। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इंडिया क्या कर रहा है, लैग कर रहा है इन सारे चीज़ों में। उसके साथ देखते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे जो हम क्या कर सकते हैं, इसको डील कर सकते हैं। सबसे पहला ह्यूमन कैपिटल, हमें जो हमारे कंट्री में वर्क फोर्स है उसको स्किल्ड लेबर फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने मिशन स्टार्ट किया, अटल इनोवेशन मिशन, जहाँ पे इनोवेशन पे ध्यान दिया जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिससे हम क्या करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रमोट करेंगे, ब्रेन गेन को प्रमोट करेंगे थ्रू स्टेम, हेल्थ एंड एनर्जी सेक्टर में क्या करना, फोकस करना रिसर्च फंडिंग पे। स्टेम क्या, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में हम फोकस करना पड़ेगा। हमें मार्केट रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ग्लोबल मार्केट से कनेक्ट होना पड़ेगा ताकि हम क्या कर सके, मार्केट रिफॉर्म ला सके। PLI स्कीम्स हो गए हमारे, बाय एंड मेक इंडियन, यहाँ स्कीम्स था गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके साथ डिफेंस में एक्विजिशन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। 100% FDI स्पेस सेक्टर में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। आप इस चीज़ को अपने आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से हमें FDI को क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर पाएंगे और अपना जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको अच्छे तरीके से हम ग्रो कर पाएंगे। और जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो होगा हमारा, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और लोगों के सिचुएशंस में भी इंप्रूवमेंट होगा। उसके साथ ही कंपटीशन स्ट्रेंथन करना हमारे एरिया में टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, और कैपिटल को डिपेंड करना है, यानी और भी अच्छे लेवल पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमें इंश्योर करना पड़ेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी को लिवरेज करना पड़ेगा। हमें सोशल मोबिलिटी और टैलेंट डेवलपमेंट दोनों पे फोकस करना है विद डिजिटल फुटप्रिंट्स। अभी एग्जांपल देख सकते हैं, यूपीएस सिस्टम इंडिया का कितना अच्छा एक एडवांटेज रहा। इंडिया ने यूपीएस सिस्टम डेवलप किया और किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया का कोऑर्डिनेशन बन रहा है, इसको और भी ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज करने के लिए और इन्हांस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों पे इंडिया को फर्दर और फोकस करना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों पे हमें वर्क करने के बाद ही क्या कर सकते हैं, हम मिडिल इनकम ट्रैप से बच सकते हैं, ताकि हम लोअर लेवल से मिडिल लेवल एंड देन हायर लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर पाए, स्टैग्नेट नहीं हो जाए सिर्फ मिडिल इनकम लेवल पे, ठीक है। तो इसी के साथ ये मिडिल इनकम ट्रैप वाला भी आर्टिकल हमारा खत्म होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड 10 ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज है, फाइनेंशियल जो हमारा सेक्टर है उसमें सभी लोगों का इंक्लूजन यानी पार्टिसिपेशन इंश्योर करने को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। जो सोसाइटी के लोअर सेक्शन ऑफ द लोग हैं या फिर मार्जिनलाइज्ड एरिया में जो लोग लाई करते हैं, वो भी क्या कर पाए, अच्छे तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज कर पाए। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना जो 2014 में लॉन्च की गई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में, उसकी 10th एनिवर्सरी पूरी हो चुकी है। यानी वो 2014 में क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी, और 2024 में उसने 10 साल अपने पूरे कर लिए। तो यहाँ पे हमें क्या एनालिसिस करेंगे किस तरीके से इंडिया का क्या सिचुएशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन लेवल पर, किस तरीके से इंडिया वर्क कर रहा है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, तो बताया जा रहा है कि इट मीन्स दैट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस हैव एक्सेस टू यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीट देयर नीड्स, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो बिजनेसेस हैं हमारे कंट्री में या फिर इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास एक्सेस हो यूजफुल एंड अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का, जो हमारे डेली नीड्स को क्या करें, मीट करे। जैसे ट्रांजैक्शन, पेमेंट हो गया, सेविंग्स हो गया, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ है उनका एक्सेसिबिलिटी इंडिविजुअल लेवल पे एंड
पब्लिक लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे इसको क्या कहते हैं हम, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, अब ये सिग्निफिकेंट क्यों, हम इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, हमने इस पे इतना ध्यान क्यों दिया है कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर करना है। तो सबसे पहले प्लगिंग द क्रेडिट गैप। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन। तो इससे क्या, अगर लोन गैप हम रिड्यूस करते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूम कर पाएंगे, इंस्टेट कर पाएंगे, ग्रो करा पाएंगे। उसके साथ साथ लोन सेक्टर जो है अदर एरियाज में भी हम स्टार्टअप ये सब क्या कर पाएंगे, बिल्ड कर पाएंगे और प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मल और एडिक्वेट क्रेडिट सिस्टम हम क्या कर पाएंगे, प्रमोट कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, एमएसएमई एक्सेस कर, एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हमारी हैं, तो एक्सेस कर पाएंगे क्रेडिट्स को, जिससे क्या होगा, उनकी कैपेसिटी ग्रो होगी, ज़्यादा जॉब जनरेट करेंगे और नेशनल जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, एक हमारा कंट्री का डेवलपमेंट होगा ओवरऑल। उसके अलावा इनकरेज कर पाएंगे हम लोगों को सेविंग हैबिट के लिए, जैसे विथ एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, जब ज़्यादा लोग बैंक से कनेक्टेड रहेंगे तो ज़्यादा पैसे क्या करेंगे, सेव कर पाएंगे। इससे क्या होगा, हम कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज करेंगे अपनी कंट्री में, और इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक बूस्ट प्रोवाइड होगा हमारे कंट्री को। उसके साथ इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट कर पाएंगे। हमारी कंट्री मेनली फोकस करती है पॉवर्टी रिडक्शन पे, तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के सब्सिडीज हो गए, या फिर स्कीम्स रिलेटेड जो मॉनेटरी सपोर्ट्स होते हैं, उसको डायरेक्टली लोगों के बैंक अकाउंट में प्रोवाइड कराना विदाउट एनी इंटरमीडियरी। जिससे हम करप्शन रिड्यूस कर पाएंगे और फैसिलिटीज़ का लोगों को अच्छे से अवेल करा पाएंगे। तो इन चीज़ों पे भी हम अच्छे से फोकस कर पाएंगे। उसके साथ साथ सब्सिडीज़ जो गैप्स हैं उसको हम सही से डील कर पाएंगे। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, जो कि हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब मैं बताया जा रहा है कि इस तरीके से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 7 है, इसको भी हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। ठीक, ये सारी चीज़ों को कवर करने से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन जब प्रमोट करेंगे तो हम अपने गोल नंबर 7 को एसडीजी के उसको भी क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि जो टोटल अकाउंट खोले गए थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू, उसमें से 55% अकाउंट होल्डर्स जो है विमेन है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि स्कीम जो है विमेन को भी एम्पावर कर रहा है, यानी हम इक्वालिटी भी क्या कर रहे हैं इस स्कीम के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं। यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बहुत ज़्यादा ही मल्टीपल इसके क्या कह सकते हैं हम एस्पेक्ट्स हैं जिसमें बेनिफिट्स हम ये कवर कर सकते हैं। उसके साथ चैलेंजेस क्या क्या है, तो सबसे पहले डिमांड साइड फैक्टर, लोअर इनकम कंट्री है, यहाँ पे लोगों का पर कैपिटा इनकम कम है बहुत सारे एरियाज में, जिससे लोग क्या है, रिलेक्टेंट है बैंक सर्विसेज अवेल करने के लिए। सप्लाई साइड चैलेंज है। उसके साथ साथ हमारा डिजिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है, डिजिटल डिवाइड है। बहुत सारे लोग जो है डिजिटल सर्विसेज में नॉलेजेबल नहीं है, वो अवेयर नहीं है। मोबाइल कनेक्टिविटी इनएडिक्वेट हमारे कंट्री में, और पावर फेलियर बहुत ज़्यादा है जिससे रिमोट एरियाज में, जिससे क्या है कि डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो जाता है। उसके साथ साथ रेगुलेटरी बैरियर्स है। हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लोगों को जो लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, जो लेस अवेयर है इकोनॉमिक एंड डिजिटल फैसिलिटीज से, उनको ये सारे चीज़ों का खामियाजा भुगतना पड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स है। विमेन जो है रूरल एरियाज़ में उनको बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं फाइनेंशियल एक्सेस के लिए, क्योंकि कल्चरल नॉर्म्स, कल्चर वहाँ के लोगों की पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जोग्राफिकल आइसोलेशन है, और लोअर लेवल ऑफ लिटरेसी, जहाँ पे विमेन और मेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हमने बताया, साइबर फ्रॉड्स, ये सारी चीज़ें, जिसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाना चाहिए, जिससे हम क्या कर पाए, इन सारे प्रॉब्लम से डील कर पाए। अदर इनिशिएटिव क्या है हमारा, तो अदर इनिशिएटिव्स टेकन टू इंश्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। तो सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम लाया गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसान को जो हमारे कंट्री के फार्मर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करा सके ईजिली। उसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म किया गया, जहाँ पे लोगों को इजीली क्या कर सके, मॉनिटरी फैसिलिटी अवेलेबल हो पाए। मनरेगा हो गया, जहाँ पे लोगों को हम जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं, वेज पेमेंट वाया बैंक एंड पोस्ट ऑफिस एड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, मनरेगा में जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट अचीव करते हैं या फिर जो रिसीव करते हैं, उनको जो उनकी पेमेंट होती है उनके बैंक अकाउंट में आती है, तो इससे क्या उनको भी बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करने की ज़रूरत थी। फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसने भी क्या किया, माइक्रो फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए रूरल पॉपुलेशन में, रूरल जो एरियाज़ है वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ को डोर टू डोर स्टेप तक जाके क्या किया है, इस चीज़ को प्रमोट किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में हम देख लेते क्या है। तो ये 2014 में लॉन्च हुई थी, एक नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। और यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात ये है कि ये जो हमारे वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। इस लेवल पे अभी वर्ल्ड में कहीं भी और लोग जो गवर्नमेंट है उसने वर्क नहीं किया फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल करना सब हर एक इंडियन के लिए ये चीज़ का गोल था। जैसे जहाँ पे हम सेविंग्स, डिपॉजिट्स ये सब इंश्योर कर पाए, रेमिटेंसेज इंश्योर कर पाए, क्रेडिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन, इन सब चीज़ों को अफोर्डेबल मैनर में हम इंश्योर कर पाए। इसको किसने पावर किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डील किया इसको। इसकी कुछ बेसिक टेनेट्स है जिसको आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर है क्या क्या चीज़ें।
जिसके टोटल 6 पिलर हैं। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स इंगेज हैं उनको एक पेंशन स्कीम प्रोवाइड कराना, ठीक है, ये इसका गोल है। उसके बाद बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन कराना लोगों का, ठीक, इससे हो गया, हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर किया। माइक्रो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट करना, क्रेडिट गारंटी फंड क्रिएट करना और बैंकिंग सर्विसेज के लिए एक्सेस प्रमोट करना। ये सारे इसके 6 पिलर से 6 गोल्स है जिसपे इसको वर्क करना है, ठीक। अब इसके अचीवमेंट्स क्या है, तो बताया जा रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ न्यू अकाउंट्स ओपन किए गए 2015 से आज तक, जिससे क्या है लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं आज तक, यानी इतने लोगों ने बैंकिंग सर्विसेज को अवेल करना स्टार्ट कर दिया, यानी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इससे क्या है, डिजिटल इकॉनमी को बूस्ट मिला। यूपीएस सिस्टम जो हमारे कंट्री में आया, रुपए कार्ड्स इशू किए गए ऑलमोस्ट 36 करोड़ लोगों को, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट योजना के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको, जिससे क्या हो गया, इजिली कैशलेस ट्रांजेक्शन प्रमोट किए जा सकते थे और एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड किया जाने लगा। फाइनेंशियल गैप्स जो थे रूरल एरियाज में, इससे हमने उसको ब्रिज किया। उसके साथ बैंक डिपॉजिट्स भी हमने इंश्योर किया और जीरो बैलेंस अकाउंट्स को भी डिक्रीज किया, जिससे क्या होगा, हमारे कंट्री के बाद पास एसेट्स भी ज़्यादा अवेलेबल होंगे और हमारे मार्केट में लिक्विडिटी भी मेंटेन रहेगी। तो ये सारे प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में हमने देख लिया और फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या हमने इसको भी देख लिया, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारे यहाँ पे खत्म होता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है, इंडिया डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में हम देखते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में देखेंगे, डेयरी से रिलेटेड जो हमारे कंट्री में, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है हमारी, उसने लॉन्च किया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया है, जिसमें व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 स्टार्ट किया गया। व्हाइट रिवोल्यूशन क्या था, मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था बाय वर्गीस कुरियन, ठीक है। अब इसका सेकेंड वर्जन हमने स्टार्ट किया है, इसलिए न्यूज़ में। अब की ऑब्जेक्टिव क्या इसके, पहले हम इस पे फोकस कर लेते हैं कि व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इंक्रीज करना है मिल्क के प्रोक्योरमेंट को कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, यहाँ पे क्या एक टारगेट है कि इंक्रीज करना है प्रोक्योरमेंट को बाय 50% ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। आने वाले अगले 5 साल में हमें 50% इंक्रीज कर देना है कोऑपरेटिव सेक्टर में मिल्क के प्रोक्योरमेंट को। उसके बाद क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है विमेन फार्मर्स को। विमेन जो है उनको सेल्फ रिलायंट बनाना और एम्पावर करना है रूरल एरियाज में थ्रू एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा के, और जो मेल न्यूट्रिशंस है उसके अगेंस्ट एक लोगों को अवेयर करके मेल न्यूट्रिशन के सिचुएशंस को रिड्यूस करना है। उसके बाद डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है। जो है बताया जा रहा है कि टारगेट ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 हैव बीन सबज्यूम्ड अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो गवर्नमेंट का एक स्कीम था, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट 2.0, ठीक है, उसके अंदर ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, इसके अंदर ही इसको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 को, जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी कंट्री में उसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेयरी एक्सपोर्ट को हम, जैसे हमें पता है थ्रू आउट द वर्ल्ड मिल्क के जो अपने मिल्क प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो हमें इससे भी डील करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद डेयरी एक्सपोर्ट जो हमें क्या करने की जरूरत है, इंक्रीज करने की। और फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे हमने पढ़ा लास्ट टॉपिक में, हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम प्रमोट करेंगे। कॉपरेशन हमें प्रमोट करना है अमॉन्ग कॉपरेटिव्स, ये मेन इनिशिएटिव है, कॉपरेशन अमॉन्ग कॉपरेटिव्स, ठीक है। यहाँ प्रोग्राम एक बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट फ्री कैश क्रेडिट प्रोवाइड कराना, लोन प्रोवाइड कराना थ्रू रुपए किसान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन्स प्रोवाइड कराना जो हमारे फार्मर्स हैं डेयरी सेक्टर में, और माइक्रो एटीएम्स डोनेट करना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, और बैंकिंग सर्विसेज फार्मर्स के डोर स्टेप तक प्रोवाइड कराना। ये गोल है व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 का। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि डिजिटलाइज करना हमारे डेयरी सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को फाइनेंशियल इंक्लूजन में सब्ज्यूम करना, और उसके साथ साथ डिजिटल फैसिलिटीज़ जो है हमारे फार्मर्स तक अवेल कराना, ये एक मेन गोल है, ठीक है। अब हमें बताया जा रहा है कि व्हाइट रिवोल्यूशन है क्या चीज़। तो हमें पता है कि एक मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक इनिशिएटिव था, ठीक है। यहाँ पे इंडियन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था, जो डेयरी डेवलपमेंट इनिशिएटिव को ग्लोबली डील कर रहा था इंडिया के लेवल पे। और जो वर्गीस कुरियन है उनको फादर ऑफ इंडियाज व्हाइट रिवोल्यूशन कहा जाता है, जिन्होंने लीड किया था इस व्हाइट रिवोल्यूशन को, ठीक है। अचीवमेंट्स यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बेसिक सा कि इंडिया जो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया था और सेल्फ सफिशिएंट हो गया था व्हाइट रिवोल्यूशन के टाइम पे। एक कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया गया जहाँ पे फार्मर्स को इंप्रूव किया गया उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को। उसके साथ साथ हमने नेशनल मिल्क ग्रिड बनाया फॉर इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क एनिमल्स जो मिल्क प्रोवाइड कराते हैं हमें, वैसे एनिमल्स की जो क्रॉस ब्रीडिंग वाले सिचुएशन थे उनको हमने क्या किया, इंप्रूव किया, जिससे अच्छी क्वालिटी के जो मिल्क हमें प्रोवाइड हो सके। और वेरिएशंस को हमने मिनिमाइज किया थ्रू आउट द कंट्री। जो हमारी
जो मिल्क के प्रोडक्ट की वेरिएशंस थी उसको हमने मिनिमाइज किया ताकि हम मिडिल मैन को क्या कर सके, रिड्यूस कर सकते और रिड्यूस कर दे। और हमने डेयरी सेक्टर जो है उसको क्या किया, मॉडर्नाइज किया, यानी 10 मिलियन फार्मर्स को क्या किया हमने, सेल्फ रिलायंट बनाया। तो ये हमारे व्हाइट रिवोल्यूशन का अचीवमेंट है। ठीक है, अचीवमेंट को हमने देख लिया। उसके साथ साथ अब हम देखते हैं क्या, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं, पर हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रमोट करेगा फार्मर्स के बीच में, यानी फार्मर्स को एक अलग एस्पेक्ट प्रोवाइड होगा अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर। उनके लिए इनकम अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे अमूल है, हमारा नंदनी है, इसने बहुत अच्छे लेवल पे जॉब्स प्रोवाइड कराए हैं और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रमोट किया है। मार्केट एक्सेस प्रोवाइड होगा, इसके थ्रू ज़्यादा मार्केट्स प्रोवाइड हो पाएंगे जो हमारे फार्मर्स हैं उनको। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट प्रमोट होगा, ये चीज़ हमने देख लिया। उसके साथ साथ हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन को किस तरीके से प्रमोट किया, इसके थ्रू हमने देख लिया। और किस तरीके से हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, क्राइसिस रेजिलेंट बनेंगे, और उसके साथ रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, ये सारे इसके इंपॉर्टेंस है। चैलेंजेस क्या क्या है, हमारे जो डेयरी सेक्टर है इसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, हमें इसके बारे में ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ बताया जाएगा कि चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव्स। सबसे पहला फाइनेंसिंग का एक प्रॉब्लम है, ह्यूज कॉन्स्टेंट है जो फार्मर्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास फाइनेंसिंग प्रॉपर फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं होते हैं मेनली। उसके अलावा हर्डल्स है मिल्क ग्रिड क्रिएट करने में, क्योंकि डोमेस्टिक मिल्क प्रोडक्शन जो यूनिट्स हमारे रूरल एरियाज में वो स्कैटर्ड है और पार्टीशन है अनइवन टेरेन्स में, जिससे क्या होता है हम मिल्क ग्रिड नहीं प्रमोट कर पा रहे या फॉर्म कर पा रहे, जिससे हम क्या कर सके एफिशिएंट वे में और कलेक्टिव वे में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हेल्प से हम क्या कर सके, इस चीज़ को प्रमोट कर सके। उसके साथ साथ चैलेंजेस है बहुत सारे जो फेस किए जाते हैं डेयरी फार्मर्स के द्वारा, जैसे क्या क्या चैलेंजेस आप देख सकते हो यहाँ पे कि लो मिल्क प्रोडक्शन उनको फेस करना पड़ता है। उसके साथ साथ हाई फीड कॉस्ट है, अनस्टेबल मार्केट है, एडिक्वेट वेटनरी सर्विसेज है, जो रूरल एरियाज है वहाँ पे अच्छे से वेटनरी डॉक्टर्स नहीं है, इन इक्विपमेंट नहीं है उनके पास मिल्किंग के लिए, काउ डंग मैनेजमेंट नहीं है और ट्रैक नहीं कर सकते, और रिकॉर्ड्स के रखने के लिए भी उनके पास एक इशूज़ हैं। तो ये सारे फैसिलिटीज़ जो है उनको प्रोवाइड नहीं किए जा सके, या फिर अवेयरनेस उनके पास नहीं, जिससे क्या करना पड़ता है उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। और क्या कर सकते हैं, जो मार्केट डायनामिक्स है, चेंजिंग प्राइसेस हैं और चेंजिंग डिमांड्स है, इससे भी उनको सफ़र करना पड़ता है। अब इस इनिशिएटिव व्हाइट रिवोल्यूशन 2.0 के अलावा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हम उसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, जहाँ पे क्या टारगेट लिया गया था कि बोवाइन ब्रीड्स के जो हमारे इंडिजिनियस काउज है उसको क्या करना, ब्रीड कराना और उनके अच्छे क्वालिटी ऑफ मिल्क को प्रमोट करना था। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट था, जहाँ पे हम ऑर्गेनाइज मिल्क प्रोक्योरमेंट को क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम स्ट्रेंथन करेंगे, और क्वालिटी ऑफ मिल्क को हम क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे। उसके साथ साथ लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम था, जहाँ पे हम जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनके हेल्थ के लिए और डिजीज कंट्रोल के लिए हम इनिशिएटिव लेंगे। उसके साथ एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिवाइज करेंगे एंटरप्रेन्योर्स को, प्राइवेट कंपनीज को कि इन्वेस्ट करें वो इस सेक्टर में आकर, जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर सके, डेवलप कर पाए। और साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम भी था, जहाँ पे हम लाइव स्टॉक और डेयरी फार्मर्स को इनेबल करें ईजी एंड इंक्रीज एक्सेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी, हमारे स्कीम्स गवर्नमेंट के लिए गए हैं, जहाँ पे हमें क्या करने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा इन्हांसमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे हम क्या कर सके, डेयरी सेक्टर को क्या कर सके, एक प्रमोट अच्छे तरीके से कर पाए। अब वे अहेड क्या हो सकता है हमारा, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी मिल्क कॉपरेटिव्स को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि उनके ऑपरेशन स्मूथ हो पाए। ऑनलाइन लेवल पे, वेब बेस्ड, इन सारी जो बिजनेस टू बिजनेस डोर स्टेप पे भी रूरल कॉपरेटिव्स को क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी प्रमोट करना पड़ेगा। एफिशिएंट मिल्क प्रोसेसिंग पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हम सप्लाई चेन इस्टेब्लिश कर पाए और एक एफिशिएंट वे में हम मिल्क को क्या करें, प्रोसेस कर पाए। ठीक है, और एक्सपोर्ट को बूस्ट करना पड़ेगा, जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड्स हैं वहाँ पे हम अच्छे क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स क्या कर पाए, प्रोवाइड करा पाए, तो हमें इस पर भी स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपने इंडिया के डेयरी सेक्टर को क्या कर सकते हैं, और भी ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं और भी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक डेटा आपके लिए, इंडिया का क्या प्रेजेंट स्टेटस है डेयरी सेक्टर में। तो जो 25% जो टोटल मिल्क आउटपुट है वर्ल्ड का, वो कहाँ से आता है, इंडिया से। रैंक्स फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ग्लोबली, इंडिया जो है फर्स्ट मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का पूरे वर्ल्ड में, यानी एक बहुत बड़ा सेक्टर है डेयरी सेक्टर, जिसको अच्छे से एफिशिएंट वे में हम क्या कर सके, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करें और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का इस पर हम ध्यान दें, तो अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके
फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं खुद के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसके साथ साथ जीडीपी का 5% जो है हमारा डेयरी सेक्टर से आता है, यानी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है, हमें एक अच्छा आउटपुट या फिर रिटर्न प्रोवाइड करा सकता है। इसके साथ साथ 8 करोड़ जो फैमिलीज़ हैं उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड कराता है डेयरी सेक्टर, ये भी एक बहुत बड़ा डेटा है हमारे। और मोर देन 70% पार्टिसिपेशन इन डेयरी सेक्टर इज बाई वुमेन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा जो इसमें पार्टिसिपेशन है वो वुमेन का है, यानी हम वुमेन इंपावरमेंट पे भी फोकस कर सकते हैं, यानी हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकते हैं और वुमेन इंपावरमेंट पे भी हम क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं डेयरी सेक्टर के। और चैलेंजेस भी हमने देखा कि किस तरीके से हमें चैलेंजेस से डील करना है और किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेयरी सेक्टर को इन्हांस कर सकते हैं, जहाँ से हम बेस्ट रिटर्न अवेल कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी यहाँ पे फिनिश होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो थीम है सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी थीम में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है ड्रोन एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, हमें ये चीज़ पता है कि इंटरनल सिक्योरिटी एक कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंट्री के सिक्योरिटी पोर्शन का। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी हम पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी उसमें से वन ऑफ द एक एस्पेक्ट है जहाँ पे हम अपने कंट्री के इनसाइड जो कंट्री के अंदर के इंटीरियर प्रॉब्लम्स हैं और उनसे कैसे डील करना है, कैसे हम कंट्री को इंटरनली सिक्योर करेंगे, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक नया एस्पेक्ट देखेंगे ड्रोन्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जैसे देख सकते हैं ये न्यूज़ में क्यों ये टॉपिक, तो जो असम राइफल और सीआईएसएफ इन्होंने एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किया है कहाँ पे, मणिपुर में, काउंटर करने के लिए रोग ड्रोन्स को। ठीक है, रोग ड्रोन्स क्या होते हैं, वैसे ड्रोन जिसको एज ए वेपन यूज़ किया जाता है, हम उसको रोग ड्रोन्स कहते हैं। तो असम राइफल्स हमारा और सीआरपीएफ इन दोनों ने डिप्लॉय किए हैं एंटी ड्रोन सिस्टम्स, किसके लिए, कहाँ पे, मणिपुर में। इसलिए ये चीज़ क्या है, ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में और ये टॉपिक हमारे इस आर्टिकल में यहाँ पे आया है। ठीक, तो हम अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे और बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्या रोल है सिक्योरिटी मैनेजमेंट में, ड्रोन्स का क्या रोल है। ठीक है, रोल ऑफ ड्रोन्स इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ड्रोन्स। अब ये करते क्या है, तो मॉनिटर करते हैं लार्ज एरिया को, इन्हांस करते हैं बॉर्डर सर्विलेंस और रिकॉन्सलेंस को। ठीक है, डिफिकल्ट एरियाज में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं हमारे कंट्री के बॉर्डर्स के बारे में आप सब इस चीज़ से अवेयर होंगे कि हमारे कंट्री जो इंडिया है उसके जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर जो रीजन्स है वो कितने ज़्यादा रफ टेरेन्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स, हिल्स एंड अदर माउंटेन रेंजेस हैं जैसे हिमालयाज, ये सब क्या है वहाँ पे लाई करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सर्विलेंस मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है फ्रॉम ह्यूमन पर्सपेक्टिव। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ह्यूमंस नहीं इंटरेक्ट कर पाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले करता है, पुलिस के द्वारा यूज़ किया जाता है। लार्ज क्राउड को मॉनिटर करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं हम, जिससे क्या हो सकता है, हम बहुत ज़्यादा लेवल पे ही उनको, जहाँ पे हैवी क्राउड गैदर होते हैं किसी रिलीजियस गैदरिंग में भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं थ्रू मॉनिटरिंग। तो इसमें पुलिस यूज़ करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती है उसके ऊपर सर्विलेंस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस भी बहुत ज़्यादा इससे इजिली कैरी ऑन हो पाते हैं। उसके बाद प्रिसीजन टारगेटिंग, जैसे जो किसी लेजर गाइडेड मिसाइल्स हैं उनको इनेबल करना और किसी भी एरिया को टारगेट करना है जहाँ पे अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स का यूज़ करना है, उसको वहाँ पे ड्रोन्स का यूज़ करते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बहुत ज़्यादा स्केलेबल भी, ज़्यादा लार्ज इसका एरिया है, ब्रॉड एरिया तक हम यूज़ कर सकते हैं और लेस मेंटेनेंस चाहिए, कम रिसोर्सेज है और क्विकली हम इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। ये कुछ एक इसके अचीवमेंट्स है या फिर रोल्स है जहाँ पे हम ड्रोन्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके हमको देखना है सिक्योरिटी थ्रेट्स की, क्या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स है जो ड्रोन से रिलेटेड है। ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी से क्या क्या हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला वेपनाइजेशन ऑफ ड्रोन्स, हम ड्रोन्स को एज ए वेपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल कमर्शियल ड्रोन्स जो हैं वो इजीली कैरी किए जा सकते हैं। ठीक है, जिसको हम एज ए वेपनरी यूज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा लार्ज पॉपुलेशन पे क्या कर सकते हैं, एक थ्रेट पोज कर सकते हैं। तो ये इनकी एक सिक्योरिटी थ्रेट का एक प्रॉब्लम अराइज होता है। उसके साथ क्रॉस बॉर्डर जो स्मगलिंग है एंड इलीगल ट्रैफिकिंग है, इससे बहुत ज़्यादा इजीली कैरी आउट हो सकते हैं। जैसे ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हो गए, एक्सप्लोजिव हो गए, इन सब की ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग को बहुत ईजिली कैरी फॉरवर्ड या फिर एग्जीक्यूट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, बिना किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्विलेंस में आए या उनके नज़र में आए। ठीक है, उसके साथ साथ डिसरप्ट कर सकता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे साइबर अटैक्स ये सब कैरी आउट किए जा सकते हैं। इसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग किया जा सकता है, फिजिकल अटैक किया जा सकता है, किसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट करने के लिए, नेटवर्क को क्या कह सकते हैं उसको डिसरप्ट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। प्राइवेसी कंसर्न्स भी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ड्रोन स्वॉर्म्स, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ लार्ज ड्रोन्स ऑपरेट ऑटोनोमसली इन कोऑर्डिनेटेड फॉर्मेशन पोटेंशियली ओवरवेलमिंग डिफेंसेस। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसका एक मिसयूज किया जा सकता है। तो ये सारे इसके ड्रोन्स के क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी पे एक
कंसर्न रेज कर सकते हैं। ठीक, अब इंडिया में क्या क्या ड्रोन लॉज हैं, इंडिया ने क्या क्या किया है, क्या क्या इनिशिएटिव लिया है जिससे ड्रोन थ्रेट से हम टैकल कर सकें। तो सबसे पहले हमारा काउंटर ड्रोन सिस्टम है, D4 सिस्टम, जहाँ पे जिसको किसने डेवलप किया है, DRDO ने डेवलप किया है और प्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, जहाँ पे हम रियल टाइम सर्च करेंगे, डिटेक्शन करेंगे और ट्रैक करेंगे, उसके साथ ही न्यूट्रलाइज करेंगे फ्लाइंग ड्रोन्स को जो भी हमारे सिक्योरिटी थ्रेट के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एंटी रोक ड्रोन टेक्नोलॉजी कमेटी इस्टेब्लिश किया गया जहाँ पर हम ड्रोन के मिसयूज को, वेपन की तरह यूज होता है जो ड्रोन, उस चीज़ के अगेंस्ट लॉज ला सके हम। उसके साथ पब्लिक सेंसिटाइजेशन ऑन यूएवी एंड ड्रोन एक्टिविटीज, पब्लिक जो बॉर्डर एरियाज में है उनको ड्रोन के बारे में अवेयर कराना है ताकि वो लोग समझ पाए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ड्रोन के थ्रू कैसे कैरी आउट किया जाता है, ताकि जो वहाँ पे हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, लोकल पुलिस उसके साथ पब्लिक इंटरेक्ट कर पाए और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स डिप्लॉय करना बॉर्डरिंग एरियाज में, जैसे पंजाब हो गया, उन सारे जो मेनली हमारे जो मोस्ट वल्नरेबल बॉर्डर्स हैं वहाँ पे ड्रोन सिस्टम को, एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या करना, डिप्लॉय करना ताकि हम सिक्योरिटी थ्रेट्स को काउंटर कर पाए। और उसके साथ ही वल्नरेबिलिटी मैपिंग करना, जो भी एरियाज है जो वल्नरेबल है ड्रोन थ्रेट से उनको प्रॉपर मैप करके फिर देन एक्शन लेना, ताकि हम क्या कर सके, हमें पता हो कि कौन कौन से एरिया ज़्यादा थ्रेट प्रोन है और वहाँ पे हम उस चीज़ को फर्दर परस्यू करेंगे अपने पॉलिसीज़ को। ठीक है, अब वे अहेड क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे हम क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके ड्रोन्स के मिसयूज़ को। तो हमें सबसे पहले एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है, यानी ड्रोन लॉज ला सकते हैं हम, जहाँ पे हम ये चीज़ एक प्रॉपर डिफाइन कर सके कि किस टाइप के ड्रोन्स को हम कैसे यूज़ करना है, किस टाइप के ड्रोन्स पब्लिक यूज़ कर सकती है। हमें एरियाज डिफाइन करने होंगे, होराइजन्स इसके डिफाइन करने होंगे। ठीक है, सप्लाई चेन सिक्योरिटी मेजर्स पर हमें ध्यान देना होगा, किस तरीके से ये वर्क कर रही है, क्या क्या लॉज है और किस तरीके से कौन कौन सी एक्टिविटीज में इनका यूज़ किया जा रहा है। ठीक, अवेयरनेस रेज करना, जो लोकल पब्लिक को पता हो कि किस तरीके से ड्रोन्स का लीगल यूज़ किया जाता है और किस तरीके से पोटेंशियल थ्रेट्स पोज किया जा सकता है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को कोलैबोरेट करना प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ, जहाँ पे हम क्या कर सके, ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ द पब्लिक फ्रेंडली ड्रोन्स का सप्लाई कर सके, जहाँ पे हम थ्रेट पोज ना कर, मतलब जो भी थ्रेट्स हमारे कंट्री के ऊपर आ रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसको हम क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हमें अपनाने की जरूरत है, जिससे हम क्या कर सके, अपने साइबर स्पेस को क्या कर सके, सिक्योर रख सके। और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क लाने की जरूरत है, जहाँ पे हम लाइसेंसिंग सिस्टम लाए, जहाँ पे जो भी ड्रोन्स खरीदेगा उसको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद फ्लाइंग परमिट देने के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें। उसके बाद मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत हो एंड रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हम बना सके, जहाँ पे जो कि हम वल्नरेबिलिटी मैपिंग करेंगे, जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कौन कौन से रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है जहाँ पे ड्रोन्स को फ्लाई करना सही नहीं है। ठीक है, तो ड्रोन रूल यहाँ पे बताया जाए 2021 में आया था, जिसने इंडियन एयर स्पेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ग्रीन, येलो एंड रेड। ठीक है, जहाँ पे हम ड्रोन उड़ा सकते हैं इसके बेसिस पे। तो रेड जोन का मतलब होता है कोई भी ड्रोन वहाँ पे नहीं उड़ेगा, जहाँ पर वेयर नो ड्रोन्स कैन बी ऑपरेटेड एक्सेप्ट फॉर अ परमिशन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर ड्रोन वहाँ पे उड़ाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरियाज को डिफाइन कर सकते हैं। और ये हम ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने देखा कि क्या है ड्रोन्स, किस तरीके से असम राइफल्स और CRPF ने डिप्लॉय किया मणिपुर में इसको, और इसके रोल क्या क्या है, किस तरीके से डिफरेंट वे में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए, सर्विलेंस के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए, प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए, कॉस्ट इफिशियंसी इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या क्या है इसके थ्रेट्स है, तो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस का प्रॉब्लम है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, स्मगलिंग, इलीगल ट्रैफिकिंग, ये सब चीज़ बढ़ सकता है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर सकता है, ये प्राइवेसी कंसर्न्स रेज करता है, ड्रोन स्वार्म्स की भी प्रॉब्लम रेज हो सकती है। इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हमने इसको देखा और वे अहेड क्या करने चाहिए, और यहाँ पे हमने एक डेटा भी देख लिया। तो इसी के साथ ड्रोन सिस्टम के बारे में हमने यहाँ पे टॉपिक को फिनिश कर लिया है। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिशन मौसम। ठीक है, तो अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया मिशन मौसम को, जिसमें बजट कितना 2000 करोड़ का बजट सिक्योर किया गया है। ठीक है, तो ये मिशन मौसम है क्या, हम इसके बारे में देखते हैं। तो एक ऐसा मौसम है जो मल्टी फेसिटेड एक ऐसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसका मेन फोकस रहेगा क्लाइमेट रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे कंट्री में, क्लाइमेट मॉनिटरिंग रिलेटेड, उनको और भी ज़्यादा रोबस्ट करना, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, इन्हांस करके। ठीक है, कहा जा रहा है कि मिशन मौसम इज इनविसाज टू बी अ मल्टी फेसिटेड initiative to tremendously boost India's weather and climate related science research and services। ठीक है, ये जो मैंने बताया की फीचर क्या है, तो वाइड रेंज ऑफ रडार स्टैब्लिश करना है, सेटेलाइट्स स्टैब्लिश करना, विंड प्रोफाइलर्स स्टैब्लिश करना, रेडियोमीटर्स स्टैब्लिश करना, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स स्टैब्लिश करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्टैब्लिश करना, मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल्स एस्टैब्लिश करना, जहाँ पे हम क्या कर सके, वेदर ऑब्जर्वेशन एंड प्रेडिक्शन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको इंप्लीमेंट कर रही है, तो इसकी इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। ठीक है, मे भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि मिशन मौसम को कौन सी मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट किया, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन ये भी रह सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
और आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है जो इसको इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। 2 फेजेज में मिशन मौसम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले फेज में क्या करेंगे, हमको ऑब्जर्वेशन नेटवर्क को हम एक्सपैंड करना है, जहाँ पे हम 70 डॉपलर्स ऑलमोस्ट 70 डॉपलर रडार्स इस्टेब्लिश करेंगे, एचपीसी इस्टेब्लिश करेंगे और 10 विंड प्रोफाइलर्स एंड रेडियोमीटर्स इस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद हमारा फर्दर सेकंड फेज में हम क्या करेंगे कि वो हमारा मेन फोकस होगा फर्दर सैटेलाइट्स के एडिशन पे एंड एयरक्राफ्ट्स के एडिशन पे, ठीक। सबसे पहले हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करेंगे, एक बेस बनाएंगे इसका, देन ऑनवर्ड्स हम क्या करेंगे, इसमें एडिशन करते जाएंगे ग्रेजुअली, ठीक है। तो ये हमारा एक मिशन रहेगा यहाँ पे। अब इस मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है, हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले इंडिया को वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट बनाएगा ये मिशन। किस तरीके से, तो हमने अपने यहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट्स एंड ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट्स एंड फर्दर रडार्स को स्टैब्लिश किया, जहाँ पे हम वेदर को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे। और जब हम मॉनिटर कर पाएंगे तो हमें पता है कि जो इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, तो हम वेदर मॉनिटरिंग के थ्रू क्या कर पाएंगे, ऑप्टिमल लेवल पे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को क्या कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे अलॉन्ग विद द वेदर फिनोमिनन एंड वेदर चेंजेस, ठीक है। तो हम एक प्लान्ड वे में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को परस्यू कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा। उसके बाद टाइमली अपडेट्स एंड सर्विसेज, हमें इसके थ्रू क्या बनेगा, वेदर की टाइमली अपडेट्स मिलती रहेंगी, चेंजिंग पैरामीटर जो भी है, विंड स्पीड, प्रेशर, इन सब के बारे में एक अपडेट मिलता रहेगा, जिससे क्या होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग हम इंश्योर कर पाएंगे और कम्युनिटी रेजिलियंस बन पाएंगे। जो भी कम्युनिटी है जो वेदर प्रोन एरिया में रहती है, उनको हम प्रॉपर वेदर मॉनिटरिंग के थ्रू क्या करेंगे, उनको रेजिलियंट बना पाएंगे उसके अगेंस्ट, ठीक है। बेनिफिट करेगा बहुत सारे सेक्टर पर, जैसे एग्रीकल्चर, इसको किस तरीके से बेनिफिट करेगा ये चीज़ हमने देखा। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट को हम क्योर कर पाएंगे अच्छे तरीके से, जैसे कि कोई भी कोस्टल एरिया है तो वहाँ पे अगर वेदर मॉनिटरिंग के थ्रू हम ये चीज़ बता सकेंगे सही टाइम पे कि कब टाइड साइक्लोन की क्या सिचुएशंस है और कब उस एरियाज को खाली करना चाहिए। तो डिजास्टर मैनेजमेंट को भी ये ऐड करेगा, साथ ही टूरिज्म को भी ये ऐड करने वाला है। फर्दर हेल्थ में भी ये बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करेगा, अलॉन्ग विद डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, अर्बन प्लानिंग, रेल, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो वेदर के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, ये सारे अपने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को क्या कर पाएंगे, परस्यू कर पाएंगे। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एम्पावर करेगा। एक नया अप्रोच है वेदर फोरकास्टिंग की तरफ, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल्स पे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे फोकस करेंगे वेदर फोरकास्टिंग के। उसके साथ साथ हम प्रिडिक्शन, लास्ट माइल प्रिडिक्शन पे भी ध्यान देंगे। पंचायत लेवल तक इस चीज़ को क्या किया जाएगा, वेदर प्रिडिक्शन का को क्या किया जाएगा, परस्यू किया जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक सिग्निफिकेंट स्टेप है हमारा वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट चेंज की ओर मिशन मौसम। उसके साथ चैलेंजेस क्या क्या एसोसिएटेड है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस। हमारे कंट्री में ट्रॉपिकल मौसम, ट्रॉपिकल सीजन भी आते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स भी है, टेम्परेट रीजन्स भी है। तो हमारी कंट्री का जो वेदर सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से वेदर को ज़्यादा यूनिफॉर्म वे में क्या कर सके, प्रिडिक्ट कर सके, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस को हम क्या कर सके, मॉनिटर कर सके, ठीक है। लो लेवल फोरकास्ट, लो लोकल फोरकास्ट कैपेबिलिटी। उसके बाद इनएडिक्वेट फोरकास्टिंग इक्विपमेंट्स, IMD के पास ओनली 39 रडार्स हैं, कोई विंड प्रोफाइलर्स हैं ही नहीं अभी तक, ठीक है, कंपेयर टू चाइना जिसके पास 217 रडार्स हैं, 128 विंड प्रोफाइलर्स हैं। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरीके से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा बोल्स्टर करें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। उसके साथ पुअर इंटरप्रिटेशन ऑफ फोरकास्ट, ठीक है। इसको इंटरप्रेट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है हमारे पास, जिसको हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। उसके बाद रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हमारे वर्ल्ड में आज थ्रू आउट द वर्ल्ड एक रोल प्ले कर रहा है, वहाँ पे वेदर पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इरेटिक हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गया। क्योंकि जो वेदर पैटर्न्स है आप देख सकते हो, अभी हम नवंबर में खड़े हैं, ठीक है, और अभी भी ठंड उतनी अच्छे तरीके से नहीं आई है, ठीक, जो कि अभी के टाइम तक हम जैकेट्स पहनना स्टार्ट कर देते थे, बट एट दिस टाइम हम हाफ टी शर्ट्स या फिर नॉर्मल जो अपने समर क्लॉथ्स है उसमें कंफर्टेबल है। तो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का रोल हमारे डेली लाइफ पे पड़ रहा है, तो उससे भी एक क्या है, वेदर मॉनिटरिंग पे, वेदर फोरकास्टिंग पे एक असर पड़ता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अदर इनिशिएटिव्स क्या लिए गए वेदर फोरकास्टिंग को और भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने के लिए हमारे कंट्री के द्वारा। तो सबसे पहला मिशन मौसम 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसका सेकंड पार्ट हमने अब लॉन्च किया है। सॉरी, ये मानसून मिशन है, 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था। एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क था जहाँ पर हम वेदर प्रिडिक्शन पे ध्यान देने वाले थे, और लॉन्ग रेंज ऑफ मानसून फोरकास्ट को हम और भी ज़्यादा इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू बेटर करने का हमने प्लान लिया था। उसके साथ एक विंड्स इनिशिएटिव था हमारा, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम, ठीक है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने स्टार्ट किया था जनरेट करने के लिए लॉन्ग टर्म डेटा जो कि हेल्प करेगा, वेदर डेटा जो कि हेल्प करेगा फार्मर्स को। उसके बाद पृथ्वी विज्ञान स्कीम, जिसको हमने शॉर्ट में पृथ्वी भी कहा है, इसका मतलब इसको किसने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने लॉन्च किया, जिसमें 5 सब स्कीम्स थे, जिसमें सबसे पहला था एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विसेज अक्रॉस
जहाँ पे हमने क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर मॉडलिंग के ऊपर ऑब्जर्वेशन के ऊपर फोकस किया। उसके बाद ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी ओ स्मार्ट, जहाँ पे हम ओशियन पे फोकस करेंगे। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च पेसर, जहाँ पे हम जो हमारी स्नो कैप्ड एरियाज हैं जो ग्लेशियर्स हैं उन पे फोकस करना हमारा गोल था। उसके बाद सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज एंड फर्दर रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच रीच आउट, इस पे भी हमने ध्यान दिया कि किस तरीके से हम रिसर्च को प्रमोट करें, एजुकेशन को प्रमोट करें, ट्रेनिंग को प्रमोट करें और आउटरीच इंश्योर करें, जिसको हमने शॉर्ट में रीच आउट का नाम दिया। ये भी एक इनिशिएटिव था जो किसके अंदर एक सब स्कीम है, ये सारे पांचों पृथ्वी स्कीम की, जिसका नाम क्या है, पृथ्वी विज्ञान। ठीक है, हमने ये देख लिया। उसके बाद अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हमने स्टैब्लिश किया, जहाँ पे हम अर्थ के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर सके, उसके अकॉर्डिंगली हम वेदर को फोरकास्ट कर सके, प्रिडिक्ट कर सके। जहाँ पे हमने इनसाइट 3D लॉन्च किया, इनसाइट 3DR लॉन्च किया, इनसाइट 3DS लॉन्च किया। उसके बाद IMD के द्वारा कुछ एक इनिशिएटिव्स लिए गए, जहाँ पे हम करंट वेदर को करंट वेदर जो जो हमारे चल रहे हैं, सिटी फोरकास्ट, उन सब चीज़ों को हम प्रोवाइड कर सके लोगों को। रेनफॉल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हैजार्ड इन्फॉर्मेशन, विंटर वार्निंग बुलेटिन, इन सब चीज़ों को IMD ने इनिशिएट किया। फर्दर मोबाइल एप्लीकेशंस भी लॉन्च किए गए, जैसे मौसम, जहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग किया जाता है। उसके बाद मेघदूत एग्रोमेट एडवाइजरी डिसेमिनेशन, दामिनी, जिसको हम लाइटनिंग अलर्ट के लिए यूज करते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने ऑपरेशनलाइज किया प्रत्युष मिहिर को, जिसका काम क्या है, वेदर फोरकास्ट करना। 2018 से ये चीज़ वर्किंग है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हमारे कंट्री के द्वारा लिए गए हैं वेदर फोरकास्टिंग के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे कंट्री के वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। हमारे कंट्री में जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या प्राइमरी सेक्टर में इंगेज रहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा, और हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल ऑफ फार्मर्स नहीं है। प्रिमिटिव फार्मर्स भी नहीं कहेंगे, मीडियम इनकम फार्मर्स है या फिर लो इनकम फार्मर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है, जिनका मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर किस पे बेस्ड होता है, मानसून पे। ठीक है, तो ऐसे में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है वेदर फोरकास्टिंग, जो कि हमें हमारे फार्मर्स को एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है इसके थ्रू, जहाँ पे वो उसके अकॉर्डिंगली क्रॉप्स ग्रो करे और उनको लॉस कम हो और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो करे अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से मिशन मौसम बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है, और इसको सही से इम्प्लीमेंट किया गया और ग्राउंड लेवल तक इंश्योर किया गया इसके एग्जीक्यूशन को। तो मिशन मौसम के थ्रू हम अपने कंट्री के जो डिफरेंट सेक्टर्स है, जो हमारे क्लाइमेट चेंज या फिर नेचर पे डिपेंडेंट है, उनको हम क्या कर सकते हैं और भी अच्छे तरीके से परस्यू कर सकते हैं और उनमें इंप्रूवमेंट इंश्योर कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हमेशा ही न्यूज में रहता है। ठीक है, और ये जो भी चीज़ हमने डिस्कस किया, मिशन मौसम हो गया, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इन सभी चीज़ों को हमने एडिटोरियल में अपने डिस्कस कर रखा है। अगर आप हमारे चैनल पे द हिंदू के एडिटोरियल एनालिसिस के प्लेलिस्ट देखोगे, अगर वहाँ के वीडियोस देखोगे, तो बहुत सारे वीडियोस में ये सारे टॉपिक्स हमने ग्रेजुअली डिस्कस किए हुए हैं, जो यहाँ लास्ट में मंथली मैगजीन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है तो ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हर साल ही न्यूज़ में रहता है और हर साल ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली वुल्फ अटैक किया गया हुआ है। वुल्फ अटैक किया गया कहाँ पे, कुछ विलेजेस में, जो कि उत्तर प्रदेश में, जिसमें कहा इशू रेज हो चुका है फिर से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, अब ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है क्या, हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट रेफर्स टू द स्ट्रगल्स दैट इमर्ज व्हेन द प्रेजेंस और बिहेवियर ऑफ वाइल्ड लाइफ पोजेस अ थ्रेट टू ह्यूमन इंटरेस्ट। ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे एनिमल का प्रेजेंस जो है ह्यूमन के इंटरेस्ट को थ्रेटन करता है। वो ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं हम, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, यानी ह्यूमन और एनिमल के कन्फ्लिक्ट को ही हम उनके बीच में जो इंटरेस्ट के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। क्योंकि पेट एनिमल्स के साथ तो हम कंफर्टेबल होते हैं, बट वाइल्ड एनिमल्स के साथ हम कंफर्टेबल नहीं, और सिंस टाइम इमेमोरियल हमारा उनके साथ इंटरेक्शन कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक डेटा प्रेजेंट किया गया है, जहाँ बताया जा रहा है कि 2019 में टोटल 606 डेथ हुए, जिसमें से 574 डेथ ह्यूमन के थे। ये 2019 में फिर 82 डेथ में से 49 ह्यूमन के थे। किस वजह से थे, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि ये एलिफेंट और टाइगर के अटैक की वजह से इतने सारे डेथ हुए। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि की ड्राइवर्स क्या है, किस वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहला इकोलॉजिकल रीजन है कि सीजनल चेंजेस आ रहे हैं, वेदर कैलामिटीज हो रही है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और इसकी वजह से क्या हो रहा है जो एनिमल्स हैं अपने हैबिटेट को छोड़ के ह्यूमन एरियाज में क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स है, जैसे हैबिटेट लॉस हो रहा है उनका, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उनके हैबिटेट को हम क्या कर रहे हैं,
उनका उनके हैबिटेट का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से वो फर्दर क्या कर रहे हैं, हमारे एरियाज में इंटरवीन कर रहे हैं। फर्दर वाइल्ड लाइफ ड्राइवर्स हैं, जैसे चेंजेस इन एनिमल्स लाइफ साइकिल, एनिमल के लाइफ साइकिल और कुछ पैटर्न्स में चेंजेस होते हैं इन्वेजिव एलियन स्पेसीज के आने के कारण उनको माइग्रेट करना पड़ता है। तो ये कुछ एक 3 रीजन्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वो हमारे एरियाज में क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, और हमको क्या हो रहा है, इससे प्रॉब्लम हो रहा है, और ये कन्फ्लिक्ट का रीजन एक बनता जा रहा है। अब इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट का, हम ये देख लेते हैं। सबसे पहला वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट है कि वो थ्रेटन करता है सर्वाइवल ऑफ किसी पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल या मरीन स्पेसीज के सर्वाइवल को क्या करता है, थ्रेटन करता है। और किसी भी स्पेसीज का सर्वाइवल अगर डेंजर में आएगा तो ओवरऑल जो फूड चेन है वही क्या होगा, हमारा डिसरप्ट हो जाएगा, और ये किस तरीके से इन्वायरमेंट पे एक बैड इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये सबको पता है। फर्दर इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट होगा कि ये क्रॉप्स और लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन को क्या करेगा, डैमेज कर सकता है, जहाँ पे हम प्रेडेटर और प्रे का बैलेंस को क्या कर सकते, क्या होने लगेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद सोशल डायनामिक्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लोकल कम्युनिटीज़ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लाइफ के लॉसेज होंगे, लाइफ स्टॉक के लॉस होगा, क्रॉप लॉस होगा, प्रॉपर्टी का लॉस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमन और एनिमल दोनों का ही लॉस होने वाला, और कमोडिटी प्रोडक्शन में भी लॉस होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉफिट होता है हमें। और उसके साथ साथ क्या होता है, सेकेंडली क्या है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे ह्यूमन एनिमल के पार्टनरशिप के थ्रू क्या होता है, हम एक्टिविटीज़ को परस्यू करते हैं। तो ऐसे एरियाज में हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और भी अदर इसके इम्पैक्ट्स जो कि आप यहाँ देख सकते हो। तो इसको डील करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, तो सबसे पहले क्रिएशन करना होगा कि प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क का। तो गवर्नमेंट ने इसको क्रिएट किया, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, ये सब चीज़ों को क्या किया गया, क्रिएट किया गया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर पाए और उनके हैबिटेट को क्या कर पाए, प्रिजर्व कर पाए। उसके बाद स्पेसीज स्पेसिफिक गाइडलाइंस हमने इंश्योर किया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कवर करती है 10 स्पेसीज को, जहाँ पे एलिफेंट, गोर, लेपर्ड, क्रोकोडाइल एटसेट्रा है, जहाँ पे हमने लॉज भी बनाए हैं कि इनके अगेंस्ट इनको किल नहीं किया जा सकता, स्मगलिंग इनकी नहीं हो सकती है इलीगल, ये सब चीज़। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हमने स्टार्ट किया, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे स्कीम्स को हमने स्टार्ट किया, पर्टिकुलर एनिमल सेंट्रिक, स्पेसिफिक एनिमल सेंट्रिक स्कीम्स इनिशिएट करके। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है हमारा, जहाँ पे हमने इंश्योर किया डेडिकेटेड चैप्टर किस तरीके से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को डील करना है हमें। एंड देन हमारा नेशनल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान है, जहाँ पे हमने एक स्ट्रेटजी इंश्योर किया और एक्शन प्लान फॉर्म किया है, जहाँ पे हम हारमोनियस को एग्जिस्टेंस को इंश्योर करेंगे और ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों के वेलबींग पे फोकस करेंगे। ठीक, तो हमने देख लिया वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हमारा, हम इस पे फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा कन्फ्लिक्ट से को एग्जिस्टेंस पे। हमें कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करके किस तरीके से हम ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों को एक साथ उनका को एग्जिस्टेंस इंश्योर कर सकते हैं, हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमने इंश्योर किया थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सब हो गया। हमें कन्फ्लिक्ट को समझना पड़ेगा, हमें एक रिसर्च एनालिसिस करने की जरूरत है किस चीज़ पे, कन्फ्लिक्ट के कंटेक्स्ट पे, कि क्यों कन्फ्लिक्ट के रीजन क्या क्या है, कि क्या क्या मल्टीपल रीजन है जिस वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। देन हमें हॉटस्पॉट को मैप करना पड़ेगा और वहाँ पे उस एरिया के अकॉर्डिंग हमें पॉलिसी फॉर्मुलेट करना पड़ेगा ताकि हम इस चीज़ को रिड्यूस कर पाएँ। फर्दर हमें बैरियर्स बिल्ड करने पड़ेंगे, जैसे कंस्ट्रक्ट करना होगा फिजिकल बैरियर्स को, जैसे बार्ब्ड वायर फेंसेज, ये सब पावर्ड सोलर पावर इलेक्ट्रिक फेंसेज, बायो फेंसिंग करना होगा जिससे क्या हो सके, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट ना हो सके। उसके बाद पॉलिसी फ्रेमवर्क इनेबल करना पड़ेगा, हमें ऐसे पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे, प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ेंगे, प्रोविजंस लाने पड़ेंगे, जहाँ पे हम मैनेजमेंट प्लान कर सके किस तरीके से ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें कम्युनिटी के लिए भी रूल्स लाना पड़ेगा, कम्युनिटी बेस्ड वॉलंटियरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्स टीम्स बनाना पड़ेगा, जहाँ पे हम क्या कर सके फ्रेंड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बन सके, और इस चीज़ को इंकरेज किया जाए कि हम ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ जो है एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, और दोनों के एग्जिस्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना कोई भी एक बिना किसी दूसरे के सपोर्ट के सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है, और ये ओवरऑल हमने सेकेंड पार्ट को भी डिस्कस कर लिया, जहाँ पे हमने देखा था जहाँ पे हमने यहाँ पे इकोनॉमी वाले सेक्शन को देखा, जहाँ पे हमने ये 3 टॉपिक अलॉन्ग विद इंडियन डेयरी सेक्टर पे डिस्कस किया। फर्दर हमारा डिस्कशन रहा ड्रोन्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। उसके बाद इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में हमने मिशन मौसम एंड ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट पे डिस्कशन किया। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा थीम भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम रिसेंट जो भी हमारे बचे हुए थीम्स हैं हम उसको भी डिस्कस करके फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टिल द लास्ट। टिल देन, जय हिंद।